मातृभूमि सेवा संस्थान की ओर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। मातृभूमि सेवा संस्थान एक ऐसा संगठन है जो मूलतः जो हमारे संविधान में पिछले 70 साल से कुछ विसंगतियां आ गईं और वो विसंगतियां इस कदर आगे बढ़ गईं कि समाज में कुछ ऐसे घटनाएं, कुछ ऐसे वाक़ये होने लगे जो एक पूरे देश पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। जो देश ही नहीं अपितु विदेशों में भी भारत जो मूलतः है उसके एक अस्तित्व पर भी प्रश्न लगा देता है। एक ऐसी स्थिति है जहां हमें हर समय यह लगा रहता है कि पता नहीं कौन सी तरफ से किस तरह का आक्रमण होगा। वो आक्रमण जरूरी नहीं है एक फौजी आक्रमण हो, एक बौद्धिक आक्रमण जिसे इंटेलेक्चुअल टेररिज्म कहा जाता है। तो हमारी संस्था मूलतः संविधान की वो विसंगतियां जो पिछले 70 साल में पनपी उनके लिए कार्यरत है। बंधुओं और भगिनियों, आज हमारा जो सेमिनार है उसका विषय है संविधान पर पुनर्विचार। विषय मुझे कुछ लोगों ने ये कहा कि थोड़ा विवादित है, थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, लेकिन कंट्रोवर्सी करना, विवाद करना हमारी ज़हनियत में नहीं है। हम सिर्फ एक चिंतन और मनन के लोग हैं। हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं वो कानूनी प्रक्रिया में, वैधानिक प्रक्रिया में एक ऐसे समाज की स्थापना करना चाहते हैं जो देश और राष्ट्र के निर्माण में निरंतर भूमिका जो है वो अपनी निर्वाह करें। और उसी के तहत जैसा मैंने आपको बताया कि हमारा मूल विषय संविधान की विसंगतियों को देखना है। वैसे समाज के हर वर्ग के लोग यहाँ हमारे संगठन में जुड़े हुए हैं, लेकिन मूलतः कुछ वकील लोग ज़्यादा हैं, क्योंकि जो कानून की पेचीदगी हैं, जो इस तरह की पेचीदगियां हैं जो एक ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देती हैं कि इस देश में विवादित नारे लग जाते हैं। उस विवाद को नष्ट करना वो हमारी कोशिश है। संविधान पर पुनर्विचार, मैंने परिवर्तन नहीं कहा, हमने परिवर्तन नहीं कहा, पुनर्विचार कहा है। और चिंतन मनन ये एक सनातन परंपरा है। मनुष्य नहीं रहेगा अगर वो चिंतन करना छोड़ देगा, मनन करना छोड़ देगा। मनुष्य में और जानवर में यही फर्क है। हम सनातन और नित्य नूतन ऐसी परंपरा के लोग हैं। हम उस परंपरा के लोग हैं जहां हमने ईश्वर पर भी शोध किया। ऐसी परंपरा कहीं दुनिया में नहीं मिलती। हमारे ऋषियों ने, हमारे मुनियों ने एक ऐसा ग्रंथों का पुस्तकालय खड़ा कर दिया कि व्यक्ति का, समाज का जीवन निकल जाए, लेकिन उनका जो एक शोध है वो कभी अंत नहीं होगा, वो निरंतर चलेगा। और उस पुस्तकालय में एक बड़ा ग्रंथ, एक बड़ी पुस्तक, सर्वमान्य पुस्तक हमारे मनीषियों ने दी, जिसे हम कहते हैं भारत का संविधान।
वंदनीय है, पूजनीय है। और वो ऐसे महान लोगों ने लिखा जिन्हें कानून की, समाज की, देश की, गणतंत्र की, प्रजातंत्र की, राजनीति की, समाज की गहरी समझ थी। लेकिन जिस भावना के साथ वो संविधान लिखा गया, उस संविधान में ऐसे ऐसे परिवर्तन किए गए जिन पे सनातन परंपरा के अनुरूप चिंतन करना आवश्यक है। एक परिवर्तन मैं आपको बताऊंगा। आपातकाल लगा और संविधान में 42वां संशोधन लाया गया। इंदिरा जी की सरकार थी और उसमें कुछ शब्द जोड़े गए। वैसे उस 42nd अमेंडमेंट को, 42वें संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि वो संविधान ही उन्होंने उसमें जो किया। तो उसमें 2 शब्द जोड़े गए और प्रस्तावना में जोड़े गए संविधान की, सेकुलर और सोशलिस्ट। सवाल यह है कि सेकुलरिज्म आया कहां से, सेकुलरिज्म की अवधारणा क्या है। सेकुलर शब्द पर जब आप शोध करेंगे आपको मिलेगा कि फ्रांस में इस शब्द का सबसे पहले उत्पत्ति हुई, कह सकते हैं। और वहां सेकुलरिज्म का आज तक मतलब एक ही है कि सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट। राज्य से, जिसे सामान्य भाषा में आप देश कह सकते हैं, धर्म को, मजहब को अलग कर देना, मजहब की दखलंदाजी राज्य के कार्यक्रमों में नहीं होगी। यह सेकुलरिज्म था। लेकिन 42वें संशोधन के तहत इमरजेंसी काल में, जब बोलने की स्वतंत्रता किसी को नहीं थी, संसद में विपक्ष को जेलों में ठूस दिया गया, उस समय यह सेकुलर शब्द उसमें जोड़ा गया। और अजीब सी हालत यह है कि दुनिया के किसी भी संविधान में प्रस्तावना से छेड़छाड़ कभी नहीं हुई। जो प्रस्तावना है वो है। सिर्फ भारत का एक संविधान ऐसा है जिसकी प्रस्तावना में बदलाव किया गया इमरजेंसी के टाइम। और किस संविधान में आप सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं? आप उस संविधान में सेकुलरिज्म की बात करते हैं जो अपने फंडामेंटल राइट्स में पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 25 से लेकर 30 तक वो धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है, वो मजहबी स्वतंत्रता की बात करता है। और सिर्फ स्वतंत्रता नहीं, वो ये भी कहता है कि मजहब विशेष का व्यक्ति अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चला सकता है। या तो आप साइंस पढ़ाइए या मजहब पढ़ाइए, दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती। तो संविधान में एक विरोधाभास है, एक डायकोटोमी है। और वो डायकोटोमी इस तरह की है कि आप एक तरफ सेकुलरिज्म कहते हैं, दूसरी तरफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन कहते हैं। जब आप वक्फ एक्ट की बात कहें, 6 लाख एकड़ जमीन, 6 लाख एकड़ का मतलब समझ लीजिएगा पंजाब राज्य के बराबर की जमीन वक्फ बोर्ड के कब्जे में है।
मलकियत है उसकी। इट इज स्टेट विद इन द स्टेट। एक देश के अंदर एक देश है, और वो ऐसा देश है जिनका जमीनों पर ही कब्जा नहीं है, जिनके कानून अलग हैं। हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, जो सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बेहद आवश्यक है। तो वो कहते हैं हमारा फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है ना, वो खतरे में पड़ जाएगा। ये कैसी बात रही? या तो आप सेकुलर हैं या आप मजहबी हैं। तो ये जो सेकुलर शब्द है अपने आप में बड़ा विचित्र है। और एक 70 साल में जैसी समाज की संरचना की गई, वो संरचना इस तरह की हुई कि जो अपने आप को सेकुलर कह दे वो इंटेलेक्चुअल हो गया, उसके साथ में इंटेलेक्चुअल का लेबल लग गया। अगर हम सनातन परंपरा की बात करें तो वहां सबका स्वागत, सबका मान, सबका सम्मान। कभी किसी ने यह नहीं कहा कि मैं इस पूजा पद्धति के व्यक्ति को नहीं मानता। एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती, सत्य एक ही है, विद्वान लोग उसे अलग अलग तरह से बयान करते हैं। तो सनातन परंपरा के लोग जो है, जो चिरकाल से चला आया है, जो किसी एक व्यक्ति ने नहीं बनाया, यहां तक कि किसी महापुरुष ने भी नहीं बनाया, ऐसे जो धर्म हैं उनको आप उन मजहबी, उन पंथों से आप उसकी तुलना करो तो यह बेईमानी है, सरासर बेईमानी है। तो इसके लिए जो संवैधानिक हमारे प्रावधान हैं उन पर चिंतन जरूरी है, उन पर मनन जरूरी है, और यह देशव्यापी चिंतन जरूरी है। सामाजिक स्तर पर चिंतन, राजनीतिक स्तर पर चिंतन, बौद्धिक स्तर पर चिंतन, कि क्या जो हमारे मनीषियों का ध्येय था, उद्देश्य था, जो वो चाहते थे, क्या हमने 70 साल में वो प्राप्त किया? आर्थिक स्तर पर कहां पहुंचे, सामाजिक स्तर पर कहां पहुंचे, बौद्धिक स्तर पर कहां पहुंचे, उसकी प्रक्रिया क्या रही? एक सोचने की आजादी, एक सोचने की, चिंतन की स्वतंत्रता क्या हमें हकीकत में मिली? अगर हमें सच में स्वतंत्रता की मिली होती, चिंतन की स्वतंत्रता मिली होती, तो हम 70 साल तक शायद एक परिवार के कब्जे में नहीं रहते। संविधान का एक कानूनी पक्ष है, वैधिक पक्ष है, और दूसरा सामाजिक पक्ष है। जो वैधिक या वैधानिक या कानूनी पक्ष है वो सामाजिक के बिना अधूरा है, क्योंकि जब समाज की चर्चा नहीं होगी, एक जो राजनीतिक विज्ञान के छात्र हैं वो उस चीज को जानते होंगे कि आखिर समाज से संविधान बनता है या संविधान से समाज बनता है, लोगों से कानून बनता है या कानून से लोग बनते हैं। और जो लॉ की बेसिक डेफिनेशन है वहां पे भी कई अलग अलग तरह की डेफिनेशंस हैं। कोई कहता है कि लॉ इज द कमांड ऑफ सोवरेन, जो ऊपर ने कह दिया वो लॉ हो गया। दूसरा कहता है कि जो समाज जिस रूप में न्याय का, विधि का पालन करता है वो कानून है। संविधान की जब चर्चा करते हैं तो एक वृहद विषय है, कोई एक्ट नहीं है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट नहीं है,
कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं है, कोई टेक्निकलिटीज नहीं है। सिर्फ आज जो हमें सुनने को मिला, कानून की बातें कोर्ट में होती हैं, वकीलों के सामने होती हैं, हर तरह से मुकदमे लड़े जाते हैं, सब कुछ बातें होती हैं, लेकिन सामान्य आदमी को पता नहीं चलता। मेरा अपना, मैं प्रैक्टिसिंग लॉयर हूं और मुझे यह पता है कि पूरी जिंदगी व्यक्ति मुकदमा लड़ता रहता है, उसे यह नहीं पता चलता कि कोर्ट में हो क्या रहा है, बहस में वकील क्या कह रहा है जज से। आज जो विषय रखे गए हैं, ये वृहद चर्चा के जो समाज में होता है, एक आम आदमी जो चाहता है, वो विषय रखे गए हैं। विषय दो एक लोगों ने छेड़ा, इस वजह से मुझे कहना पड़ रहा है। शादी, आप कोर्ट में जाके देखिए, हर चौथे पांचवें घर में तलाक के मुकदमे चल रहे हैं और दिन पे दिन बढ़ रहे हैं। मैरिज का इंस्टीट्यूशन खत्म हो रहा है। जब आम हमारे नेतागण, आम हमारे लोग जब तक उस विषय पे नहीं बोलेंगे, तो संविधान क्या, हम सिर्फ यहां पे टेक्निकलिटीज बातें करने के लिए रहेंगे। जो चर्चा होगी, मैंने कहा कि वृहद चर्चा, सामाजिक चर्चा, बौद्धिक स्तर चर्चा, वो चर्चाएं हमें करनी है। कानूनी पक्ष सबको पता रहता है, सामाजिक पक्ष नहीं पता रहता। सामाजिक पक्ष उन्हीं को पता रहता है जो समाज में जीते हैं। हम अपने अपने जीवन तो जी लेते हैं, समाज में जीने वाले लोग बिरले मिलते हैं। हमें आज उनको सुनने का मौका मिला है।